अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरी पालन व्यवसाय अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। समय पर खरपतवार नियंत्रण करके ले फसलों से अधिक उपज। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतिहार मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। ये बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 4 गाय रखते हैं, 2 भैंस रखते हैं तो 5 या 6 बकरी रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए कई व्यवसाय को करते हैं, जिसमें बात करें बकरी पालन की तो यह काम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। आजकल बकरियों की दूध और मांस की मांग मार्केट में बढ़ती जा रही है। बकरियों के दूध में मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। हालांकि बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से महंगे बिकते हैं, जिससे किसान को मुनाफा अधिक होता है। अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो अच्छी नस्ल के बकरियों का पालन करें, जो इस प्रकार से हैं: सिरोही, जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, जखराना। किसान इनमें से किसी भी नस्ल का चयन करके पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सिरोही नस्ल की बात करें तो सिरोही नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल के रूप में भारत में मानी गई है, जिसका जो उद्गम है, जो जन्म स्थान है, वो सिरोही जिला, राजस्थान का सिरोही जिला माना जाता है। लेकिन कुछ हद तक कुछ पशु आप देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले में एक तहसील है, देवगढ़ में बिल्कुल वही पशु आपको देवगढ़ में मिलेंगे और कई लोग इसको देवगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी सिरोही नस्ल या देवगढ़ी नस्ल वो एक ही बात है और बिल्कुल आप देखेंगे लक्षणों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो कई पशुओं को इस पे चकते नजर आएंगे, साथ ही कई पशुओं पर वो चकते बिल्कुल भी नहीं होते। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो प्लेन, जो शरीर के ऊपर कोई भी चकता नहीं है, वो भी सिरोही नस्ल हो सकती है। अगर चकते हल्के हैं या गाढ़े हैं, वो भी सिरोही नस्ल है। यानी कहने का मतलब है कि जो शरीर पर जो चकते बनते हैं वो वास्तव में वो बहुत अच्छा इसका एक जो इसके लक्षण है, एक बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल भी चकते नहीं बनते, तो आप ऐसा ना माने कि वो सिरोही नस्ल नहीं है। सिरोही नस्ल वो भी नस्ल है, वो भी सिरोही नस्ल के अंतर्गत ही आती है।
बकरी पालन में सफल होने के लिए बकरियों की आहार और आवास की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उचित स्थान का चयन करके बनवाए बकरियों का आवास, जिससे सर्दी, गर्मी, बारिश में आराम से बकरियां रह सकें, जिससे उनके वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो सके। बकरियों के लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके लिए आवास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। आवास में ये कभी भी गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि बकरियों के लिए थोड़ा सा ऊंचा स्थान, यानी अगर आप लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं तो वो सबसे बढ़िया है और सस्ता है, क्योंकि ये जमीन या गीले स्थान पर बैठना पसंद नहीं करती है। अतः इसके लिए ऊंचे स्थानों पर हम उनको इसके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बल्कि लकड़ी के फट्टे जो कि बहुत ही सस्ते हैं। और मान लीजिए अगर लकड़ी, बची हुई लकड़ी है, आप देखेंगे लकड़ी की दुकानों पर, तो अगर मान लीजिए उनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट भी है, वो भी फट्टे इसके काम आ सकते हैं, जिन पर ये बैठ सकती है। बकरी रखने के लिए आपको बहुत ही कम जो श्रमिक तथा इनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसका मुख्य कारण है बकरी को 2 घंटे सुबह या 2-2.5 घंटे शाम को आप किसी भी अपने क्षेत्र के खाली स्थान है, सड़कों के आसपास है या चरागाहों में घुमा सकते हैं। 2-2.5 घंटे की घुमाई के बाद आपको किसी तरह का हरा चारा या सूखा चारा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उससे ही अपना पेट भर सकती है। साथ ही प्रतिदिन 300 ग्राम 400 ग्राम दाना जो आप घर पे बना सकते हैं। साथ ही जो अनाज आपके मान लीजिए निम्न श्रेणी के हैं, या मान लीजिए जिनको आप अपने खेतों में बीज में आपके बचे हुए अनाज हैं या जो खाने लायक नहीं है, उनको आप इन पशुओं के रूप को खाने के रूप में इनके लिए एक दाना बना सकते हैं। अगर इनके खान पान की बात करें तो प्रति जो बकरी है उसको 2 से 2.5 किलो या 3 किलो जो है वो सूखा पदार्थ चाहिए, और 300 से 400 ग्राम इसके लिए अच्छी श्रेणी का दाना आप घर पर ही बना सकते हैं, जो कि आपके घर पर अनाज और जो खलियां हैं या जो मान लीजिए नमक है, गुड़ है, उसको मिलाकर एक अच्छा दाना आप इसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक पानी की बात है तो प्रति बकरी आप देखेंगे पानी की आवश्यकता गाय इसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन पानी साफ सुथरा होना चाहिए। पानी की जो खेलियां हैं उनमें हफ्ते में एक बार उनकी सफाई करें, साथ ही कुछ मात्रा में उनमें चूना डाल दें। चूना डालने का ये बड़ा फायदा होगा कि इनमें पानी के अंदर कीड़े नहीं बनेंगे और पानी जो है वो साफ सुथरा बना रहेगा। इस तरह से बकरी के जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उत्तम बना रहेगा। आज के समय में बकरी पालन व्यवसाय भी बीमारियों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी बकरियों में बीमारी की समस्या आए ही नहीं, इसका सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार समय पर करवाएं। करीब पहले बार जो है 11 से 12 महीने या 13 महीने पे ये पहली बार जो है ज्ञापन होने के लायक हो जाती है, और इस तरह से 7 से 8 बार आपके फार्म पर बहुत ही सामान्य रूप से बच्चे दे सकती है, और ये अपने आप में एक लाभकारी धंधा बकरी पालन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि इसकी खिलाई पिलाई, रहन सहन या रखरखाव पर खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए बकरी पालन गाय पालन की तुलना में एक सस्ता व्यवसाय है। आप देखेंगे ये एक बहुउद्देशीय पशु है, दूध भी मिलेगा, आप देखेंगे इससे आपको एक अच्छी खाद मिल जाएगी, और साथ ही एक मांस के लिए एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध एक पशु है, और मांस के लिए इसका प्रेफरेंस अन्य पशुओं की तुलना में बहुत ज्यादा माना गया है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दौरान श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी की। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अमर जवान ज्योति पर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही यहां पर विजिट बुक में प्रदेशवासियों के नाम शुभकामना संदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से अंकित किया गया। डूंगरपुर जिले में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन इन फसलों में कई तरह के खरपतवार उग आते हैं और यदि किसानों द्वारा समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों की अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही ये खरपतवार कीट रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों की रोकथाम किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला। खरपतवार प्रबंधन के वैसे तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि निवारण करना, उन्मूलन एवं नियंत्रण। निवारण का मतलब हुआ कि उस जगह में, उस क्षेत्र में खरपतवार को आने ही नहीं देना, उसके बीज को आने ही नहीं देना। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है और दूसरी तरफ यह खरपतवार फसल में रोग कीटों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके, जो इस प्रकार से है। तो इसके लिए साफ बीजों का उपयोग करना जरूरी होता है, जिससे कि बीज के साथ में, फसल के बीज के साथ में जो खरपतवार के बीज ना उग पाए। साथ ही सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाई ध्यान दें कि अगर खरपतवार उग भी आए हैं तो फूल आने के पहले ही उनका नियंत्रण करें, क्योंकि फूल आने के बाद बीज भी आ जाते हैं और फिर उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो उन्मूलन है, उसका अर्थ है उखाड़ फेंकना, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है किसानों के लिए। उपाय हैं जो कि हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि कृषि भूमि में जहाँ जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पर यांत्रिक विधि से या फिर रासायनिक विधि या फिर निकाय गुड़ाई करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर स्टेल विधि, जो जमीन में उनके बीज जमा हुए करके रहते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, उनको पटवन करके उगने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब खरपतवार के बीज अंकुर जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको जोताई करके या फिर रासायनिक दवा के द्वारा से उसका नाश कर दिया जाता है। तो ये उस जगह में 1 या 2 बार ऐसे करते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज होते हैं जो जमीन में, जो वीड सीड बैंक होता है, वो कम हो जाए और फसल जो वीड फ्री हो करके खरपतवार रहित फसल उपज सके। इस तरह का विधि अपना करके भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके। रासायन विधि, मतलब हम रासायन कोई केमिकल का उपयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं। हमें एक के साथ में दूसरी विधि को भी साथ में अपनाना चाहिए। इसे ही समेकित नियंत्रण बोला जाता है। मतलब एक विधि अपना रहे हैं, जैसे रसायन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम निकाय गुड़ाई भी करें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो खरपतवार है वो साफ हो जाता है, लेकिन पौधों से पौधों के बीच का जो खरपतवार है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर से जब हम अगर रसायन का उपयोग करते हैं तो रसायन पूरी तरह से खरपतवार को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2 तरह का विधि को अपनाना चाहिए। 3 तरह से रसायन का उपयोग करते हैं। एक तो खेत तैयार करने के बाद में बुआई से पहले जो लगाया जाता है, जो खरपतवारनाशी दिया जाता है, जैसे फ्लूक्लोरालिन या बासलीन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसको प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग करते हैं। प्री इमर्जेंस दवा में है पेंडिमेथिलीन, प्रेटिलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सब प्री इमर्जेंस दवा है। इस प्री इमर्जेंस का मतलब होता है कि बुआई करने के बाद लेकिन अंकुरन से पहले। ये 2 कोशिश करते हैं कि 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब पौधा बोया गया उसके 3 दिन के अंदर में दवा को उपयोग करें। ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलीन है, प्रेटिलाक्लोर है, ये सभी दवा को हम बुआई के
बाद डालते हैं और 3 दिन के अंदर में डालते हैं। उसी तरह से फिर एक दवा है जिसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं, उस समय ये पोस्ट इमरजेंस वाला दवा डालते हैं, मैंने अंकुरन के बाद डालने वाली दवा है। इनमें है जैसे 2,4-D, लेकिन इसमें खरपतवारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जो 2,4-D दवा है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वाला फसल में कौन सा दवा को डालना है, क्योंकि ये जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग बहुत स्किल से करना चाहिए। यदि हम डोज की मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं उससे भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि कब हमको कौन सा दवा डालना है और कौन सा फसल में कौन सा दवा डालना है। जैसे मक्का में अट्राजिन दवा है, इसको बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, यानी अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं या पोस्ट इमरजेंस 15 दिन बुआई के बाद भी। ये मक्का के लिए बहुत कारगर है, जो जिसका डोज है 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर एक धान में बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है या खरपतवार नाशी है जिसका नाम है बिस्पेरिबेक सोडियम। इसका भी बहुत थोड़ा मात्रा, यानी कि 25 ग्राम प्रति एआई प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं। तो ये धान में और मड़ुआ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये देखा गया है। फिर उसके बाद अगर प्री इमरजेंस डाले हैं तो 25-30 दिन में फिर एक हैंड वीडिंग या हाथ से निकाई गुड़ाई कर लें या यांत्रिक विधि से या जैसे व्हील हो है उस सब का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो इस तरह से आप अच्छे फसल का प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं और ऐसा करने से आपको अच्छी आमदनी भी मिलेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। इलेक्शन मैदान पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने ध्वजारोहण किया और बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। डूंगरपुर के साबला थाना इलाके के साबला कस्बे के जैन मंदिर के पास में बीती रात को एक बदमाश ने दिव्यांग से सोने की चेन लूटने की कोशिश की और फरार हो गया। उदयपुर संभाग के सलमपुर में बकरी चोर को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तिलहनी फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की है उससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल की उचित बढ़वार का होना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मूंगफली की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम में काफ़ी फसलें लगी हुई हैं इस समय। इसमें मूंगफली एक विशेष फसल है जो कि अभी आपकी 1 से 1.5 माह की हो गई होगी। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही होगी खरपतवार की,
चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की सही समय पर यदि आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं करा तो ये प्रतिस्पर्धा करेगा आपकी मुख्य फसल से। दूसरा, ये कीट रोगों को आश्रय देने का काम करता है, जिससे आपकी मुख्य फसल पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके क्षेत्र में यदि लेबर उपलब्ध है तो आप लेबर से कर सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से जो खरपतवार नाशी हैं उनको लाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये रूट वाली फसल है, जिससे कि यदि आप निदाई गुड़ाई करते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो इसकी फली रूट्स के रूप में होती हैं, वो बहुत अच्छे से विकास होता है, मोटी होती हैं, दाना बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें वायु संचार काफी अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से जाती है, तो जिससे कि आपकी जो मुख्य फसल होती है उसको काफी लाभ होता है। जब 1 माह की फसल हमारी हो जाती है तो इस पे हम पहली मिट्टी चढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो बीज है वो कैप्सूल बनने लगता है। तो किसान भाई, कैप्सूल बनते समय हमें मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो खरपतवार नियंत्रण भी कंट्रोल हो जाता है। फिर इसके बाद किसान भाई 60 दिन पर भी हम नियंत्रण आवश्यक करें और उसके साथ मिट्टी चढ़ाएं, जिससे आपकी जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत अच्छे, मजबूत और काफी मोटे बनते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। आप किसान भाई, बात आती है जैसे कि जो अपना उर्वरक की, तो उर्वरक तो हम पहले ही इसमें दे देते हैं, लेकिन यदि आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कि वेजिटेटिव जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो आपकी अच्छे से नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा 1 kg NPK को लेकर 500 लीटर पानी में घोलकर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो फसल है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद इसमें कीट भी बहुत आते हैं, तो आपके स्थानीय जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो कृषि विभाग हो या जो आपके RAEO हों, आप उनसे संपर्क करके उस समय उपलब्ध जो भी मार्केट में दवा है उसको आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी, सामसायिक जो चर्चा आज हमारी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम विजयपुरा, जिला जयपुर के किसान प्रभाकर सिंह ने। आप टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो प्रभाकर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके
अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।